हेलो, वेलकम टू एवरीवन ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ डायपोल क्लासेज। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत से बच्चों को हार्ड लगने लगती है और कुछ बच्चों को इजी लगने लगती हैं। और जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया या फिर नेट गेट जेम वगैरह हो गया, तो उनमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं और कुछ बच्चों की ऑर्गेनिक जो है वो बहुत वीक रह जाती है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये नहीं कि कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ा या कम पढ़ा। बहुत सी बार तो क्या हो जाता है कि बहुत से बच्चे बहुत ऑर्गेनिक पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आती, उनके पल्ले ही नहीं पड़ती ऑर्गेनिक की, कब कौन सा प्रोडक्ट बन गया, कब कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया। तो उसी के बेस पे मैंने आज क्या किया, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत शानदार बुक है जिसे हम ऑर्गेनिक की गीता भी बोलते हैं, जिसका नाम है क्लिडन। आपने शायद इसका नाम सुना होगा पहले, और यदि नहीं भी सुना हो तो सुन लीजिएगा। ऑर्गेनिक की गीता बोलते हैं जिसे हम क्लिडन। उसी के बेस पे मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर किस किस वे में फॉलो करना है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रेफरेंस लिया है, एक बुक क्लिडन और जो दूसरी बुक है वो है केरोतर। ये दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक्स हैं जो कि हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेट हो गया, आईआईटी गेट हो गया, आईआईटी जेएम हो गया और आईआईटी जेईई एडवांस हो गया और कुछ मेंस और हल्का सा नीट का पार्ट है इसमें। तो आज हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस वे से हमें पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, बच्चों को बहुत हार्ड लगने लगती है। तो वो जो बेसिक्स हैं उसके, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, वो कभी कभी क्या होता है उनके बेसिक्स बहुत वीक रह जाते हैं। तो वीक रहने का मतलब क्या होता है कि जैसे उनको जो सीक्वेंस फॉलो करनी होती है तो वो उस सीक्वेंस को छोड़ देते हैं। जैसे किसी बच्चे ने जीओसी चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद जीओसी के बाद उसने रिएक्टिव इंटरमीडिएट छोड़ दिया, एरोमेटिसिटी छोड़ दी और डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म पे चला गया। फिर जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में क्वेश्चन सोल्व करेगा या फिर वहाँ पर कई ऐसे कंसेप्ट आएंगे जिसमें वहाँ पे उसके स्टेबिलिटी के बारे में, कहीं पे माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, कहीं पर मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, तो उस वहाँ पर क्या होगा, फिर उसको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अच्छे से समझने के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हाई स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उसकी तह, उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। और जड़ तक जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें सीक्वेंस से पढ़ना पड़ता है। तो आइए वही सीक्वेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस वे से पढ़े और कौन से सीक्वेंस से पढ़े। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपना पहला टॉपिक है वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, देखिएगा कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मतलब है कि इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बिल्कुल बेसिक्स है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट हो गया, जैसे कि कहीं पर जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा होगा, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट आते हैं जिसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक में मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। वहां पर क्या होता है, कभी कभी जैसे आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ती है, ठीक है। बट ये सही नहीं है, ये केवल इनऑर्गेनिक में सही है। बट आप जैसे इसको ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, यहाँ पर इनका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जनरली तो क्या होता है कि जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, देन sp2 देन sp3। तो ये सब के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का अपना जो लेक्चर है वो केवल इसके सीक्वेंस के बारे में है कि हमें किस तरह से इस सीक्वेंस को फॉलो करना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है और अच्छे से पढ़ना है। जो बच्चा इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी समझ लो कि बहुत अच्छे से हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीक्वेंस के लिए सबसे पहला चैप्टर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ
कुछ फैक्टर्स है जिसमें हम स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, उनकी कुछ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिसमें हम स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल होगा, उसकी कुछ एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, उनका थोड़ा सा कर्व है तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो चैप्टर आता है वो है अपना जीओसी, सेकंड नंबर का जो चैप्टर आता है जिसे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जीओसी को आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना करके या फिर आप गॉड ऑफ केमिस्ट्री भी कह दो तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि गॉड ऑफ केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि ये केमिस्ट्री जिसको जीओसी नहीं आएगी, समझ लो उसके लिए जो ये पूरी जितनी भी ऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिक उसके लिए बहुत बेकार है। जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा समझ लो उसके लिए यहाँ से ये पूरी चीजें स्किप हो जाएगी, ये पूरी चीजें कोई काम की नहीं है। या फिर आपने समझ लो कि जैसे जीओसी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आपने रिएक्शन पे चले गए, रिएक्शन मैकेनिज्म पे चले गए या रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ लिए, तो आपके ये चैप्टर्स जो पढ़े ये कोई काम के नहीं है। जब तक आपने जीओसी नहीं पढ़ा तब तक ये चैप्टर कोई काम के नहीं है। तो आपको सबसे पहले समझने के लिए जीओसी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। जब तक जीओसी नहीं आएगा तब तक इन चैप्टर की आप बात ही नहीं करोगे। इसीलिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इसकी प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है कि सबसे पहले हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उनकी कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जीओसी पढ़ते हैं। अब जीओसी भी कितने टाइप की होती है, जीओसी भी दो टाइप की होती है, ठीक है। जीओसी फर्स्ट होती है, एक तो होता है जीओसी फर्स्ट, एक होता है जीओसी सेकंड। अब जीओसी फर्स्ट में हम क्या पढ़ते हैं, जीओसी फर्स्ट में हम उनका नोमेनकल्चर पढ़ते हैं, जैसे कि आईयूपीएक नोमेनकल्चर हो गया, और उसके बाद उनके स्टीरियो होगी कुछ थोड़ी सी तो उसके बारे में पढ़ते हैं। और जीओसी सेकंड में हम क्या पढ़ते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे हम डिवाइड करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट होगी किधर शिफ्ट नहीं होगी। उसी के बेस पे ये नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे हम इनको इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और रेजोनेंस होता है, और मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। तो उनको हम इस तरह से पढ़ते हैं। और ये इंडक्टिव इफेक्ट जो दिख रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है प्लस आई और जो दूसरा होता है वो होता है माइनस आई। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो होता है प्लस का हाइपर कॉन्जुगेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है माइनस का हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो ये रेजोनेंस होता है ये प्लस आर और ये माइनस आर, ठीक है। और मीजोमेरिक प्लस एम और ये माइनस एम। जनरली बच्चे क्या करते हैं, यही समझते हैं कि जो रेजोनेंस है और जो मीजोमेरिक है ये सेम ही होते हैं। ज्यादातर बच्चे ये पढ़ते हैं कि ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये रेजोनेंस या मीजोमेरिक एक ही होता है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। बाद में हम जब जीओसी पढ़ेंगे तब दोनों को अच्छे से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कब रेजोनेंस लगाना है, कब मीजोमेरिक लगाना है, कब रेजोनेंस डोमिनेट कर जाता है, कब मीजोमेरिक डोमिनेट कर जाता है। तो दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक दोनों सेम कंसेप्ट नहीं है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। और इसको क्या करना पड़ता है, जिस तरह से हमें ऑर्गेनिक में क्या करना पड़ता है, पूरी सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है कि पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन एरोमेटिसिटी, एसिड बेस, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इस तरह से जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा सीक्वेंस फॉलो करते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पार्ट में क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, फिर देन रेजोनेंस, फिर मीजोमेरिक। और इसमें जो प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो भी क्या होता है कि मीजोमेरिक रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है, देन फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होता है। तो ये क्या होता है कंपाउंड में, जब भी हम किसी की स्टेबिलिटी या फिर उनकी क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं, तब हम इनको देखते हैं कि कब हमें ये लगाना है, कब ये नहीं लगाना है, तब कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, वो हम जीओसी में बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इनके सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं की बेसिक टूल्स जो है वो इसमें यूज हो रहे होते हैं। और ये जीओसी का जो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमेरिक या फिर जो इनके जो टूल्स हैं वो ही एरोमेटिसिटी में यूज हो रहे हैं। एरोमेटिसिटी में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एक लेक्चर का है, उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, हमें हकल्स रूल के बारे में पढ़ना होता है। हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में होता है कि ये किस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड्स है वो ज्यादा स्टेबल गेन करते हैं। जनरली क्या होता है कि जो जितने भी कंपाउंड्स है एरोमेटिक, जैसे कि बोलते हैं ना कि
अपन जैसे इंसान है स्टेबल बनने के लिए कुछ भी करता है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी क्या करते हैं, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जितने भी कंपाउंड है वो स्टेबल बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे एरोमेटिसिटी, इसलिए बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई बार तो उनके जो रूल्स होते हैं ना, उन रूल को भी तोड़ के एरोमेटिसिटी गेन कर लेते हैं। तो वही बोला है कि एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए कंपाउंड्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एरोमेटिसिटी में हम हकल्स रूल पढ़ते हैं और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इनके टाइप्स भी पढ़ते हैं कुछ। फिर उसके बाद हम एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एसिड बेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, उनकी एसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, बेसिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट आता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट पूरा जीओसी पे बेस्ड टॉपिक है। पूरे से तो पूरी ऑर्गेनिक जीओसी पे बेस है, लेकिन ये प्योर इसका एप्लीकेबल पार्ट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट और एसिड बेस केमिस्ट्री दोनों की दोनों ही। इससे रिएक्टिव इंटरमीडिएट में, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कब फॉर्म होता है, रिएक्टिव जनरली इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट तब फॉर्म होता है जब किसी भी रिएक्शंस हो रही होती है, तब उसमें बीच में कुछ ट्रांजिशन स्टेट आती हैं, कहीं पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं। तो उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बेस पे आगे की रिएक्शन प्रोसेस होती है कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेस पे आगे की चीजें डिसाइड होगी। और इसी रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जैसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन हो गया, कार्बेनाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया, ये इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट के हम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट के जो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन कार्बेनाइन है, इन्हीं की बेस पे क्या होता है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म आती है। फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। उसमें हम रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में एक एक स्टेप को हम अच्छे से पढ़ते हैं कि कब कौन सी स्टेप है, कब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कब लिविंग ग्रुप आगे कब लिविंग ग्रुप जाकर हटेगा। तो इस तरह से हम रिएक्शन मैकेनिज्म में एक एक स्टेप वाइज पढ़ते हैं। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और जो फ्री रेडिकल है और रीअरेंजमेंट बेस है, इसके बेस पे हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। मतलब कहने का मतलब, आप इसको मैं जैसे इनऑर्गेनिक में समझाया था वैसे ही समझ सकते हो कि ये एक भिखारी है। यानी इसके पास क्या होता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स रखता है जो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसमें। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है और ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के बेस पे रिएक्शन मैकेनिज्म में कितनी टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है। जैसे एक तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो दूसरी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल के बेस पे भी कौन सा होगा, एक होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और जो दूसरी होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और उसी तरह फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, और जो दूसरी होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये रीअरेंजमेंट बेस पे, रीअरेंजमेंट के बेस जनरली कंपाउंड क्या करते हैं, जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे रिएक्शन होती है, जैसे रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन में क्या करता है, जैसे रिएजेंट अटैक करता है तो वो क्या करता है, जैसे इंटरमीडिएट, जैसे कोई भी इंटरमीडिएट हो वो मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल होने का मतलब है कि वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की होती है वो अधिक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है। जैसे कि कहीं पर जैसे कहीं पर क्या होता है कि जैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कहीं पर जैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कहीं पर रिंग एक्सपांशन हो जाता है, कहीं पर क्या होता है जैसे 3 कार्बन की रिंग है वो 4 कार्बन में चली जाएगी। वो हम उनके हिंड्रेंस के बारे में और उनके बारे में बॉन्ड एंगल के बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट के बेस पे कहीं पर क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्या होता है, रिंग एक्सपांशन होता है। रिंग एक्सपांशन जैसे 4 कार्बन से 5 में चली जाएगी। इस तरह से वो अपनी जो स्ट्रेन है उसको रिलीज करने के लिए ऐसा होता है। उसके बाद जो रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हम क्या करते हैं, कुछ नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं। नेम रिएक्शंस क्या होता है, नेम रिएक्शंस में जैसे आप इनको चैप्टर वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे जनरली नीट और जेईई में बच्चे क्या करते हैं कि रिएक्शन नेम रिएक्शंस को क्या करते हैं, अलग अलग चैप्टर वाइज कैटेगराइज कर लेते हैं और फिर उनको चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर दिए हुए हैं वैसे। तो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ते हैं और उनके जो रिएजेंट बेस हैं, उनके जो रिएजेंट के बेस पे जो नेम रिएक्शंस है उनको पढ़ते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के बेस पे पढ़ते हैं और रीअरेंजमेंट के बेस पे पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा एल्डोल, केनिजार। और फिर नेम रिएक्शंस के बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे रिएजेंट्स हो गया, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हो गया,
पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हो गई, उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, एसिमेट्रिक सिंथेसिस हो गई, रेट्रोसिंथेसिस हो गई। जनरली क्या होता है, ये सारे के सारे चैप्टर्स को हम नेट और गेट में पढ़ते हैं अच्छे से। इनका हल्का सा जेई और जेम में हल्का सा लेवल रहता है, बाकी नेट और गेट में हम इनको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। और रिएजेंट किसके बेस पर, रिएजेंट को भी हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, जैसे रिडक्शन बेस रिएजेंट्स, ऑक्सीडेशन बेस रिएजेंट, इसके बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। और बाकी जो चैप्टर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, नेट गेट हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जनरली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आगे जितने भी आप एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पढ़ोगे उनमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी पढ़ोगे कहीं पर। इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, मास, इस तरीके से आप इन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे। ऑर्गेनिक में बस इतना है, बाकी कुछ इनऑर्गेनिक में होते हैं और कुछ फिजिकल में भी होते हैं। और उसके बाद इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फ्लो चार्ट है कि किस तरह से हमें ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, किस तरह से हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा फ्लो चार्ट फॉलो करना है। इसी तरह से इसी के बेस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ लो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक जगह के कंसेप्ट दूसरी जगह यूज हो रहे हैं, तो उनको अपन को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से लिंक करना पड़ता है। कहीं पर जीओसी के कंसेप्ट है जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज हो रहे थे, जिनको जीओसी2 जिसकी जीओसी सेकंड जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती, वो रिएक्शन मैकेनिज्म कर ही नहीं पाता। तो वही है कि इसमें क्या करता है, जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जितनी भी हमें ये जो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं इनको प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, उसी के बेस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाते हैं। आइए कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे अदर टॉपिक्स हो रहे हैं, जैसे कि हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री हो गया, उसमें हम सिंगल हेटेरो एटम्स हो गए और जो मॉलिक्यूलर ये जो मल्टीपल हेटेरो एटम्स हो गए इनके बेस पे पढ़ते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ते हैं, इनके टाइप्स पढ़ते हैं। कई बार इनके आरएस स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लिखा सॉरी, इसमें जो क्या है एसिड बेस केमिस्ट्री के बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना रहता है जिसे बोलते हैं हम स्टीरियोकेमिस्ट्री। जनरली कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री हम जीओसी2 में भी पढ़ लेते हैं, बट मैक्सिमम स्टीरियोकेमिस्ट्री उनकी जो रिएक्शंस है उनको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम यहाँ पढ़ते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ इसका पढ़ने से मतलब क्या होता है, उनमें हम किस तरह से वो उनके जो बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं, किस तरह से उनमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ईजेड वगैरह होता है, और तब कब कौन सा अटैक होगा, एंडो एक्सो, उसी के बेस पे होता है। और कई बार कार्बोहाइड्रेट, इन पे हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं जिसमें हम कुछ ड्यूटेराइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। और एक कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं। इसके बाद एक चैप्टर्स हो रहे हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें हम एल्केलॉइड, टर्पीन्स और स्टीरॉइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नहीं कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया और इसको छोड़ दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक ये वाला चैप्टर याद नहीं होगा तब तक ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। या तो टीचर ऐसा हो कि जो आपको जो बेसिक जो पुरानी चीजें हैं उनको साइड में बताता जाए और इधर से आपको जो मेन टॉपिक है वो पढ़ाता रहे। तब क्या होता है, जैसे स्टूडेंट उसका पुराना टॉपिक है वो भूल भी जाए, कनेक्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ से उसको देख के इधर से कनेक्ट कर पाए। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या है, क्लिडन और केरोतर, दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। क्लिडन को ओल्ड क्लिडन में भी दो बुक्स है, एक तो है न्यू क्लिडन और एक है ओल्ड क्लिडन। दोनों क्या है, 3 ऑथर्स की बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक्स है। तो वो क्या है, जो ओल्ड क्लिडन है वो बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और कई बार नेट गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है, एज इट इज डाटा भी सेम आ जाता है कई बार। तो जैसे कि जे में इस बार भी 7-8 क्वेश्चन थे जो कि क्लिडन से एज इट इज आए थे, उनका डाटा भी चेंज नहीं हुआ था। तो ओल्ड क्लिडन में क्या है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, जबकि जो न्यू क्लिडन है उनमें कंसेप्ट को अच्छे से समझा रखा है बट उनमें क्वेश्चन नहीं बता रखे। तो ओल्ड क्लिडन जो है, उस ओल्ड क्लिडन और केरोतर बुक्स में ये जो चैप्टर्स हैं वो ये चैप्टर्स इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। कहीं पर जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, कई बार जीओसी जैसे जीओसी2 यहाँ पे मैंने 2nd नंबर पे लिख दिया, तो वहाँ पे कई बार जो क्लिडन है उसमें जैसे जीओसी2 जो है, जो जीओसी है वो 7th वाले चैप्टर में दे रखा है। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या किया, इस तरह से इनको कैटेगराइज किया, इनको अच्छे से सीक्वेंस से बनाया। ये क्लिडन जो ओल्ड क्लिडन बुक है और जो केरोतर बुक है उसको मैंने एक सीक्वेंस फॉलो करके दिया है कि ये चैप्टर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पढ़ने हैं और किस सीक्वेंस में अपन को ये फॉलो करना है, तब जाके अपने कंसेप्ट जो है ऑर्गेनिक के वो एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड हो पाएंगे अच्छे से। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम और अच्छे से पढ़ पाएंगे और उनके कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो आज का लेक्चर बस इतना ही। ओके थे।